हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स कैसे है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग एनबीएफसीज और बैंक के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्रेडिट ग्रोथ होती है, मतलब अल्टीमेटली एनबीएफसीज हो या बैंक्स हो, इट्स ऑल अबाउट कि कितने लोन्स वो ज्यादा दे पा रहे हैं, क्रेडिट लाइन कितनी ज्यादा डेवलप हो रही है, कितने अच्छी तरीके से कैश फ्लोज मैनेज किए जा रहे हैं, इंटरेस्ट जो पे आउट्स है वो प्रॉपरली हो रहे हैं बैंक की तरफ या एनबीएफसी की तरफ, एनपीएस ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहे, ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी कैसे मेंटेन की जाती है, लिक्विडिटी कैसे मेंटेन की जाती है, वो सारी चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आज एक छोटा सा एनालिसिस, ये जो Q2 FY21 के रिजल्ट्स आए बजाज फाइनेंस के, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। So as expected, यहाँ पे there is no growth in assets under management। अगर हम बजाज फाइनेंस के बारे में बात करते, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एयूएम जो था बजाज फाइनेंस का, वो था 1.35 लाख करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देयर इज अ ग्रोथ ऑफ हार्डली 1%। So in Q2 FY21 the AUM is 1.37 लाख करोड़ रुपीस। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बात करता हूँ, सो लास्ट क्वार्टर में ये जो AUM था वो था 1.38 लाख करोड़ रुपीस और अभी है ये 1.37 लाख करोड़ रुपीस। तो अल्टीमेटली it is down by 0.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, which is expected also because थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच एनबीएफसीज ने लिया है कंपेयर टू बैंक्स। अभी जैसे आपने देखा होगा बैंक्स में जैसे जैसे ये इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, फिर हमने जो फ्रैंकलिन वाला जो फियास्को देखा फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड का, उसकी वजह से अ लॉट ऑफ मनी हैज गॉन टू बैंक्स। वहां पे एक सेफ्टी नजर आती है कि भाई आरबीआई रूल्स के अंडर आता है, रेगुलेशंस के अंडर आती है सारी चीजें, सो एटलीस्ट माय कैपिटल विल बी सेफ। सो दैट इज द अप्रोच पीपल टेक। और नॉर्मली लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक के पास अच्छा पैसा अवेलेबल हो जाता है, बट उसी पेस से जो एनबीएफसीज होती है वो पैसा कलेक्ट नहीं कर पाती है। एंड दैट इज वन मोर रीजन कि जब वर्स्ट सिनारियो आता है तो वहां पे अगर लिक्विडिटी अच्छी नहीं है एनबीएफसीज के साथ तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो ऑटोमेटिकली a lot of NBFCs, non-banking financial companies, go little slow on credit। so नए क्रेडिट देते नहीं है, एग्जिस्टिंग क्रेडिट जहां पे लोन्स वगैरह मैच्योर हो रहे तो वहां पे अगर पैसा आ रहा है तो आई थिंक दे जस्ट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग दैट लिक्विडिटी फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो। दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ पे भी दो बजाज फाइनेंस इट इज द वन ऑफ द और आई से बिगेस्ट एनबीएफसी ऑफ इंडिया, तो उस हिसाब से आई थिंक उनको इतना इंपैक्ट नहीं हुआ है, बट ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। अगर इंटरेस्ट इनकम की बात की जाती है, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट जो लोन्स दिए उस पे इंटरेस्ट आएगा। सो इंटरेस्ट इनकम जो है वो है अराउंड 5,763 करोड़ रुपीस का फॉर द Q2 FY21। लास्ट ईयर ये था 5,463 करोड़ रुपीस। सो ईयर ऑन ईयर देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 5%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करते तो ऑलमोस्ट फ्लैट इंटरेस्ट इनकम रहा है फ्रॉम 5,793 करोड़ रुपीस टू 5,763 करोड़ रुपीस। अदर इनकम की अगर हम बात करते हैं, फीस एंड अदर इनकम, तो यहां पे ईयर ऑन ईयर इट इज डाउन बाय 14%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 4.4%। नेट गेन अगर हम बात करते हैं, फ्लैट वैल्यू चेंजेस ऑन इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किए वो भी 4% से अप है ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज डाउन बाय 46%, बट द नंबर इज वेरी स्मॉल 141 करोड़ रुपीस, तो उतना इंपैक्ट होगा नहीं। अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर द टोटल इनकम हैज ग्रोन बाय 3%, vis-a-vis quarter on quarter it is down by 1.9%. interest income year on year it is up by 2%, but quarter on quarter the interest expense जो है वो कम हुआ है by 5.6%। तो यहां पे हो सकता है एक तो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम हो चुके हैं और स्पेसिफिकली एनबीएफसीज लाइक बजाज फाइनेंस या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लाइक एचडीएफसी लिमिटेड, जहां पे जैसे हमने बैंक्स में एफडीज के इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हुए देखे थे, ऑन द सिमिलर लाइन इवन देयर एफडी रेट्स interest rates have also gone down, and that's why the interest expense has gone down by 5.6% quarter on quarter. Now the net interest income, which is the core income of any NBFC or bank, so net interest income is at 4,165 crore rupees. Year on year it is up by 4%, quarter on quarter it is almost flat at 0.3%. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं, एज एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव गॉन डाउन बाय 16%।
from 1384 crore rupees to 1160 crore rupees. लास्ट क्वार्टर में भी ये नीचे आए थे 1156 crore rupees पे। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ऑलमोस्ट फ्लैट। तो जो भी कॉस्ट कटिंग करनी थी इनको वो क्वार्टर वन में ही ये कर चुके थे और उसी कॉस्ट कटिंग को उन्होंने कंटिन्यू किया इन क्वार्टर टू ऑल्सो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो इतना सारा खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब क्योंकि अभी प्रोविजंस करने बाकी है। सो 3000 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 15%, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। 2600 से 3005 करोड़ रुपीस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट, 3.3% से ग्रो हुआ है। नाउ द लोन लॉसेस और प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं, so year on year this particular number has gone up by 186% from 594 crore rupees to 1700 crore rupees as expected. We are going through some unprecedented problems because of the COVID. तो वहां पे provisioning करना बहुत जरूरी है। I still feel this particular provisioning is on a lower side. सो 186% से ये प्रोविजंस और लोन लॉसेस ऊपर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर ऑलमोस्ट फ्लैट है। लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने 1686 करोड़ रुपीस की प्रोविजंस किए थे, इस बार 1700 के प्रोविजंस किए। सो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हम नंबर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज डाउन बाय 35% फ्रॉम 2022 करोड़ रुपीस टू 1305 करोड़ रुपीस। सो 35% से प्रॉफिट बिफोर टैक्स नीचे आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट, 1310 करोड़ लास्ट क्वार्टर था, इस क्वार्टर में 1305 करोड़ रुपीस है। इस पे 26% का टैक्स पे किया है कंपनी ने। और नेट प्रॉफिट जो है year on year it is down by 36% from 1506 crore rupees to 965 crore rupees, and quarter on quarter the number is almost flat from 962 crore rupees to 965 crore rupees. यहाँ पे अगर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो Q4 FY20 में द टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वर एट 1.47 लाख करोड़ रुपीस। तो ओवरऑल 10,000 करोड़ रुपीस से एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि लोन की जो बुक है वो नीचे आई है कंपनी की। And there is a reason for that because company it is all about now survival for some time and growth is मतलब थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड एजेंडा हो चुका है बजाज फाइनेंस के लिए। तो ये चीज हो सकता है और एक दो क्वार्टर के लिए कंटिन्यू रहेगी बिकॉज nobody knows what is going to be the moratorium जो impact है उनकी ओवरऑल बुक पे। Though the company is saying the moratorium numbers are in single digit now and they are not fearing any problem. For example like housing finance का जो numbers है वहां पे तो they are saying कि 99.9% of the customers have started paying off their loans, so that is a positive sign for the company, but the book is also very very small. But there are some positive things. So moratorium की figures under 10% आना is also a very positive sign. Though we should be ready for some surprises in coming quarter and there is nothing wrong in considering that. तो बट आई थिंक अगर हमने लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस की बात की तो 1700 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग यहाँ पे हुआ है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द रिजल्ट इज द ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। ये दोनों नंबर्स इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स आफ्टर प्रोविजनिंग ऑल्सो द ग्रॉस एनपीए नंबर इज 1.03% एंड नेट एनपीए नंबर इज 0.37%। तो अगर आप देखोगे लास्ट ईयर Q4 FY20 में the gross NPA number was 1.61%. In Q1 FY21 it was at 1.4% and now it is at 1.03%. So consistently, though the markets are very difficult, but the gross NPA number is coming down. This is a very positive sign for the investors, shareholders. The net NPA number also, because of the provisioning and all those things, extra thing which the company has done, the net NPA number from 0.7% to 0.65% to 0.5% to 0.37% in Q2 FY21. So these are some very positive signs by the bank. Now, looking at the capital adequacy ratio. So currently the capital adequacy ratio is 26.6%. So this shows this is the biggest NBFC of India and which is maintaining the capital adequacy ratio of 26.6%. मतलब अगर प्रॉब्लम आता है तो कैपिटल रेज करने में सबसे आगे बजाज फाइनेंस रह सकता है, बट पहले ही सारे वॉर चेस्ट क्रिएट की जा रही है
and this is another reason why you should feel very much comfortable as a shareholder of this company. If you look at HDFC Bank, the capital adequacy ratio is more than 19%. If you look at the Kotak Mahindra Bank, the capital adequacy ratio is around 21% with such big books. And for Bajaj Finance, which is the biggest NBFC of India, the capital adequacy ratio is 26.6%. These are very positive signs, friends. So this shows कि जब कंजर्वेटिव होना है, कंजर्वेटिव हो रही है कंपनी, जब एग्रेसिव होना है कंपनी, एग्रेसिव हो सकती है. पॉइंट ये है अभी कि ये जो साल है ये सर्वाइवल करना है, सर्वाइव करके जाना है. ये साल में बेस इफेक्ट वैसे ही नीचे चला जाएगा. जस्ट इमेजिन कि आज 36% से प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई है to 965 crore rupees from almost 1500 crore rupees. So the actual base in company's mind for growth is 1500 crore rupees, but this year's base effect is going to be around 900 to 1000 crore rupees per quarter. So next year अगर normalcy को भी चली जाती है company, the growth numbers will look at 50%, and that is the thing we should concentrate on. If you want to become a long-term kind of investor, do not look at only for few quarters. It's all about discounting the future cash flows for 5 years, 10 years, the earnings growth for next 5 years, 10 years, the growth visibility for next 5 years, 10 years, and that is an important parameter, or that is an important, what I'll say, a feature of a good shareholder, a long-term shareholder. So that you should keep in mind. Now, the next point which we will talk about is consolidated liquidity buffer. So, अगर ये liquidity buffer क्यों important होता है? Because asset liability mismatch अगर होती है, मतलब कि भाई जो liabilities कंपनी ने रेज किए उनकी maturities आ गई और लोगों ने पैसा मांगा, तो is that company ready with that liquidity? So currently the consolidated liquidity buffer is around 24,775 crore rupees. Consistently since September 2019, it is increasing from 7,900 crore rupees to 11,000 crore rupees to 15,000 crore rupees to 20,900 crore rupees to 22,000 crore rupees to 24,775 crore rupees. So these are very, very positive things. So मैंने ये कोशिश की है यहाँ पे कि ओवरऑल जो ये थॉट प्रोसेस है एज ए शेयर होल्डर हमने बनाना चाहिए. देयर विल बी सम हिकअप्स कि आने वाले क्वार्टर्स में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स इधर उधर हो सकते हैं कंपनीज के साथ, बट लुकिंग एट द स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज लाइक बजाज ग्रुप or overall the management style of Mr. Rajiv Jain, I think we should be very much comfortable about the capacity of this company or the capability of the management also. So there should not be any problem with these things. मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा. If you feel we are doing a good job, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा. वहां पे यू कैन गो टू आवर रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज, वहां पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो. हमारा MF ये जो पोर्टल है जहां पे मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स को हम रिव्यू करते हैं एवरी मंथ, या फिर स्टॉकोमीटर प्लस ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन है जिसमें कंपनीज को रेट भी करते हैं, कंपनीज के बारे में लिखते भी है हम वहां पे, एंड वीडियोस भी वहां पे हम अपलोड करते हैं. तो ये सारी चीजें, पुराना डेटा भी अवेलेबल होगा, ई बुक्स भी अवेलेबल होंगी वहां पे आपको. ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो स्टॉकोमीटर प्लस को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, कॉल कीजिए या फिर ईमेल भी लिख सकते हो. तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.